Hello class. So welcome in the class again. Last lecture we are going to try the some of the numericals based on colligative properties, and now I'm going to describe you and will make you solve that some of the questions from exercise NCERT exercise. So this lecture and the upcoming next lecture means lecture number 13 and next lecture number 14 will be totally dedicated to the numerical section of NCERT exercise. Then we'll attempt the two different concepts remain in the chapter, that is a reverse osmosis and Vanta factor, abnormal molar mass absolute. Okay, so after attempting some of the numerical from the exercise NCERT exercise, we'll discuss about the reverse osmosis and abnormal molar mass, that is called Vanta factor. So let's start the some of the questions from the NCERT exercise that will be a numerical concept. First three questions are actually theoretical. The fourth question is numerical, that is concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? So actually, this question based on the concept of molarity and the mass percentage. So with the help of question, first we'll change the mass percentage into the given mass of the solvent and the solution. Then we'll try to convert the mass of a solution into the mass of volume because density is given, and with the help of volume of a solution, we'll evaluate the molarity of the solution. So let us start from this question. Question number NCERT 2.4, and the question is given here 68% nitric acid, that is 68% nitric acid actually aqueous. Okay, 68% by mass, that is given, which means 68% by mass means the mass of nitric acid, that is called W nitric acid, will be 68 gram, and mass of solution means W solution will be 100 gram. 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन में 68 ग्राम मास किसका होगा? नाइट्रिक एसिड का होगा. ये क्वेश्चन का हुआ कॉन्सेप्ट. नाइट्रिक एसिड के फार्मूले से आप उसका मोलर मास पता कर सकते हैं. नाइट्रिक एसिड का जो मोलर मास होगा, मतलब कि मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, उससे आप लिख सकते हैं, उसको आप निकालेंगे. 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48. और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 8 4 12, 12 1 13, 3 1 कैरी, 4 1 5 1 6, 63 ग्राम पर मोल. तो 63 ग्राम पर मोल जो है ये नाइट्रिक एसिड का मोलर मास है, जिसका हेल्प होगा आपको मोलरिटी निकालते समय. डेंसिटी दिया हुआ है. डेंसिटी जो है सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.504 ग्राम है पर मोल. 1.50 ग्राम पर मोल है. तो आपको पता है कि मोलारिटी निकालते समय, जब आप निकालेंगे मोलारिटी, कैपिटल एम जब निकालते हैं, तो असल में आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, इनटू 1000 होता है, आपको पता है फार्मूला. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, इनटू चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन. जो W2 है वो यहां दिया हुआ है. नाइट्रिक एसिड ही सॉल्यूट है जिसका मास है 68 ग्राम दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि नाइट्रिक एसिड है उसका मास कितना है? 63 ग्राम दिया है. ठीक है, वॉल्यूम आपको निकालना है क्योंकि डेंसिटी आपके पास है और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है. ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा V सॉल्यूशन, आपको फार्मूला पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा.
मास अपान डेंसिटी होगा तो 100 अपान आप करेंगे 1.504, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी किसमें, ml में। तो इसका मतलब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 अपान 1.504 ml है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ml में वॉल्यूम निकल जाएगा और फिर आप उसको यहां पर पुट करेंगे। W2 की वैल्यू क्या है, 68 ग्राम है। मोलर मास कितना है नाइट्रिक एसिड का, 63 ग्राम है। और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 100 अपान 1.504। इसको आप यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आएगी मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर में। आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि सॉरी जो इसका कैलकुलेशन उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा सा ये जो लेक्चर लेंथी बन जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन करके आप मोलरिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। मुझे भी बताइएगा क्या वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2.5 है उसमें भी मोलरिटी ही पूछी गई है, सोल्यूशन की मोलरिटी ही पूछी गई है। तो मैं फिर से हिंट करूंगा, क्वेश्चन में आपके पास ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% बाई मास, आप देख रहे हैं W/W है, मतलब मास दिया हुआ है। तो इसमें ग्लूकोज का मास निकल जाएगा, जैसे कि हमने निकाला नाइट्रिक एसिड का मास। What would be the molarity of and mole fraction of each component in the solution? तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मास अपन मोलर मास चाहिए, जो कि निकाल ही लेंगे आप, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों पूछी गई है। आपको मैं बता दूं, अगर इसको सॉल्व करना हो क्वेश्चन नंबर 2.5 को, तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 2.5 में काफी सारी चीजें दी गई हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और वाटर में उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, आपको पता ही है, C6H12O6। अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। ये आपका हो गया ग्लूकोज का मोलर मास। उसके बाद यह है ग्लूकोज का जो वाटर में सोल्यूशन है उस पर लेबलिंग की गई है 10% बाई मास का, मतलब कि जो W2 है, W2 का मतलब होता है असल में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 ग्राम। 10% का मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। जो सोल्यूशन का मास होगा, मतलब कि W जो सोल्यूशन होगा उसकी वैल्यू होगी 100 ग्राम। इसलिए जो वाटर होगा, मतलब कि जिसको आप बोलते हैं सॉल्वेंट, उसका मास हो जाएगा 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90 ग्राम आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सम को ही सॉल्यूशन का मास बोलते हैं। और असल में जो मोलर मास होगा, मोलर मास किसका, वाटर का, MH2O, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता है 18 ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। तो गिवन मास अपर मोलर मास से इसका मोल निकल जाएगा, गिवन मास अपर मोलर मास से इसका मोल निकल जाएगा, और आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालनी हो मोलालिटी स्मॉल m, तो मोलालिटी का मतलब होता है सॉल्यूट का मास इंटू 1000 अपान मोलर मास और इंटू गिवन मास अपान सॉल्वेंट। सबकी वैल्यू दी गई है, आप देख पा रहे हैं W2 की वैल्यू भी दी गई है, आपके पास M2 की वैल्यू भी है, और आपके पास W1 की वैल्यू भी है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर केजी में मोलालिटी की वैल्यू आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है बारी बारी से। तो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो पहले आप गिवन मास अपन मोलर मास करके निकालेंगे आप मोल, गिवन मास अपन मोलर मास करके निकालेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर दोनों को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी अगर आपको चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा डेंसिटी की वैल्यू दी गई है 1.2 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू दी गई है 1.2 ग्राम। तो आपके पास सॉल्यूशन का मास है और डेंसिटी की वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम, जैसे हमने यहाँ पढ़ा उसी तरीके से वॉल्यूम निकाल के आप मोलारिटी को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 जो है ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि और इंपॉर्टेंट भी है, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग भी है। हाउ मेनी ml of 0.1 molarity HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both
एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.6, इसको ध्यान से समझिए तभी ये समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है जो कि 1 ही ग्राम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3, जो Na2CO3 है, मान लीजिए वो x ग्राम है, ठीक है। इसलिए सोडियम जो बाइकार्बोनेट होगा वो 1 माइनस एक्स ग्राम होगा, 1 माइनस एक्स ग्राम होगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर मिला के x ग्राम ही है, 1 ग्राम ही है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का आप यहां पे निकाल लीजिए पहले मोलर मास, ठीक है। मोलर मास निकालेंगे बारी बारी से, दोनों का मोलर मास निकालिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, तो 23 टू हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। 46, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 टू 50 60 40 100 106, तो यहाँ पे जो मास आ गया वो 106 ग्राम पर मोल आएगा। यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, CO3 और अगर हाइड्रोजन वगैरह है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप होगा 23 प्लस 1 करिए, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का एज यूजुअल 48 फिर से हो जाएगा। तो 48 50 60 60 20 80 और 84 वैल्यू आ रही है, आई थिंक आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 84 ग्राम मोलर मास आ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का, 106 ग्राम मोलर मास आ रहा है सोडियम कार्बोनेट का। लिखा गया है कि दोनों जो है इक्विमोलर, कहा गया क्वेश्चन, दोनों जो है इक्विमोलर प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर प्रेजेंट है किसी गिवन मिक्सचर में जो रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, ठीक है। इसका मतलब दोनों का मोल बराबर है। पहले मोल निकाल लीजिए। मोल क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास होता है, x अपान हो जाएगा 106 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 84। ये है गिवन मास अपान मोलर मास, मतलब मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये है गिवन मास अपान मोलर मास, मतलब कि मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों इक्विमोलर है, मतलब कि बराबर मोल में प्रेजेंट हैं, बराबर मोल में रिएक्शन कर रहे हैं ना, प्रेजेंट हैं। तो ऐसे में दोनों का मोल हो जाएगा बराबर। यहां से सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहां पे हो जाएगा 84, हाँ ठीक है। माइनस 106x को इधर भेज दीजिए, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे सम, दोनों सम हो जाएंगे। तो सम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉल्व करिए, 84 और 6 कितना होगा 90, और 190 हो जाएगा। x इक्वल टू 106, और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी x इक्वल टू 106 अपान 190। यहां से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकली दिखा भी सकता हूं। पहले देख लीजिए ध्यान से कि यहां से पता चला कि 106 ग्राम, ठीक है। अब 106 अपान 190 जो है x की वैल्यू है, तो x निकल जाएगा, तो 1 माइनस x करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी निकल ही जाएगा, और उसकी वैल्यू यहां निकाल करके आप दोनों का मोल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी ml of 0.1 molarity HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट असल में रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले देख लीजिए, असल में सोडियम कार्बोनेट और HCl रिएक्शन करेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl रिएक्शन करेंगे, तो होता क्या है, रिएक्शन करने पर असल में यहां पे बनता है NaCl, CO2 और H2। NaCl, CO2 और H2 रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे और क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे करनी पड़ेगी 2, तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो ये 2 आएगा, आई थिंक। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया है। यहाँ पे भी बैलेंस करिए, पहले आएगा NaCl, CO2 और H2O। आई थिंक ये पहले से बैलेंस है, देख लीजिएगा एक बार, पहले से बैलेंस है, हाँ ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पर सोडियम कार्बोनेट जो है, मतलब कि 1 मोल के साथ यहां पर 2 मोल HCl रिएक्शन करता है, जबकि यहां पे 1 मोल के साथ इसका 1 मोल ही रिएक्शन करता है। सही बोल रहा हूं,
इसका मतलब अगर इसका x मोल होगा तो इसका पहले तो 2x मोल रिएक्शन करेगा, मतलब x मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ 2x HCl मोल की टर्म्स में, मोल के टर्म्स में 2x मोल जो है रिएक्शन करेगा, और यहां पर 1 - x होगा, 1 - x होगा, ठीक है, 1 - x होगा, तो यहां पर ये 1 - x, अच्छा ध्यान रखिएगा मैं पहले से चूंकि x माना हुआ हूं तो मैं यहाँ पे x नहीं मानता हूं, मैं कोई दूसरा टर्म्स मान लेता हूं, ठीक है, मैं कोई दूसरा टर्म्स मान लेता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये है n, हाँ n सही रहेगा, अगर ये n मोल है तो ये क्या आएगा 2n मोल आएगा, ठीक है, और मान लीजिए ये m मोल है, ये क्या आएगा m मोल ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, जितना यहाँ पे x की वैल्यू आएगी उससे आप x को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का मोल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल निकाल सकते हैं। जितना सोडियम कार्बोनेट का मोल आएगा उसका डबल मोल HCl रिक्वायरमेंट पड़ेगा रिएक्शन के टाइम पर, और जितना मोल आएगा सोडियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का उतना ही मोल की आवश्यकता पड़ेगी HCl के लिए। इसलिए टोटल जो मोल हुआ HCl का, टोटल मोल HCl रिक्वायर्ड, टोटल मोल जो है HCl जो रिक्वायर्ड हुआ, आपको यहां पे वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी तभी ये सब सॉल्व होगा। टोटल मोल जो HCl रिक्वायर्ड होगा वो होगा 2n प्लस m मोल, 2n प्लस m मोल, और ये n और m यहां से सॉल्व होगा, यही मोल यहां दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मोल आ जाएगा, उसी का डबल ये हो जाएगा, और जो ये वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू ये रहेगी m की वैल्यू, ठीक है, दोनों को यहां जोड़ लीजिएगा तो इससे निकल जाएगा टोटल मोल HCl रिक्वायर्ड। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl रिक्वायर्ड। अब आपको पता है कि अगर मोलरिटी दिया हो और मोल दिया हो तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि जो मोलरिटी होता है आपको मैंने बताया हुआ भी है, जो मोलरिटी होता है वो असल में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है इन लीटर, वॉल्यूम होता है इन लीटर, बाद में लीटर को कन्वर्ट कर लीजिएगा मिलीलीटर में। अब देखिए आपको पता क्या करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा कि HCl कितना मोल रिएक्शन कर रहा है, HCl 2n प्लस m जो है वो असल में यहां पे वैल्यू होगी किसकी, n की, मोलरिटी की वैल्यू दी गई है 0.1 मोलरिटी HCl, और वैल्यू निकल जाएगा आपका, वैल्यू निकलेगा लीटर में, उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा मिलीलीटर में। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2.6। नहीं क्लियर रहा होगा इसको फिर रिवाइंड करके देखिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले हम बढ़ते हैं हम लोग। A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंटेज पता करना है, जबकि दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपके पास असल में है सोल्यूशन 1 और आपके पास है सोल्यूशन सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 2.7। सोल्यूशन फर्स्ट जो है वो 300 ग्राम मिक्स कर रहे हैं, 300 ग्राम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 25% है, जबकि दूसरा सोल्यूशन 400 ग्राम मिक्स कर रहे हैं जबकि वो 40% है। इसका मतलब मास ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो मास आएगा वो होगा 300 प्लस 400, ये आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, रिजल्टेंट सोल्यूशन का मास होगा 300-400 ग्राम, ग्राम में दिया था ना, हाँ ठीक है ग्राम में दिया था, लेकिन उसमें सल्यूट कितना है, उसमें सल्यूट कितना है, मास ऑफ जो सल्यूट होगा, मास ऑफ सल्यूट होगा 100 ग्राम में 25% का मतलब 100 ग्राम में बस 25% अवेलेबल है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 75 ग्राम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 160 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ
कि अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कितना आया, 135 आ गया, 135। सल्यूट का जो मास है वो 135 ग्राम है, और सोल्यूशन का जो टोटल मास हुआ, रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो मास हुआ वो हो गया 700 ग्राम। परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, हमेशा परसेंटेज W/W निकालने के लिए, मतलब मास बाई मास परसेंट निकालने के लिए, सल्यूट का मास होना चाहिए आपके पास 135 है, सॉल्यूशन का मास होना चाहिए जो कि 700 है, और गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा कि यहाँ पे परसेंटेज कितना आया। क्वेश्चन नंबर 2.7 का ये आंसर होगा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जिसको आप सॉल्व करेंगे। आपको मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो इसका है, कैलकुलेशन जो इसका है वो आप करते रहिए, जिससे कि आप इसको चैप्टर को, एक्सरसाइज को कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर और मैं आपको बना के दूंगा, 2 लेक्चर में हम लोग 1/2 तक, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल और जो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हैं हम लोग अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको 2 जो बचे हुए टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्वांटा फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे लगाए जाते हैं। ठीक, सॉल्व करें, बनाया जाए। सो क्वेश्चन नंबर विच वन, 2.8, क्वेश्चन नंबर 2.8। Let us start the question number 2.8 again. Question number 2.8. An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is 1.027, then what shall be the molarity of the solution? This shows total question is actually based on the question number 2.5. The question number 2.8 is similar to the question number 2.5, so I'm not going to solve this question. You just took how the question number 2.5 is solved and take a reference of the same question and solve your own. What will be the value of question number 2.8? Now I am going to solve the question number 2.9. A sample of drinking water was found to be a severely contaminated, मतलब कि थोड़ा खराब हो गया है, with chloroform supposed to be carcinogen, meaning the thing which produce a cancer, known as carcinogen. The level of contamination is given here, that was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass and determine the molality of a chloroform in the water sample. So it is very easy. There is one of the water samples that has a contamination of chloroform by 15 ppm by mass. Question number is 2.9. Question number is 2.9. Question number is 2.9. So that is chloroform. There is a chloroform sample, and the given thing is 15 ppm by mass. Chloroform sample CHCl3. Aqueous sample is there, and contamination level is 15 ppm. 15 ppm by mass. 15 ppm means 15 parts per million by mass. So the mass of chloroform, that is called mass of solute actually. Mass of chloroform will be 15 gram. If then mass of solution will be 1 million. That is called 10 to the power 6 gram. 1 million, that is called 10 to the power 6 gram. Actually, the mass of solute is highly negligible as compared to the mass of solution. So the same mass of solution can be taken as a mass of solvent also. So mass of solvent will be actually a similar like mass of solution, which I am taking here, mass of solution 10 to the power 6 gram, because this is 1 million, this is only 15, highly
negligible value, numerically highly negligible. Now I'm going to convert percentage by mass. You required percentage by mass. You required what you required? You required the mass absolute, that is a 15 again, and mass of solution, that is a 10 to the power 6, and you have to multiply by 100, so that is 10 to the power 2 now. 10 to the power 2, the value is 15 10 to the power 4 minus 4, sorry, minus 4 percentage by mass. So the same ppm value, 15 ppm value, can be converted by percentage by mass is just by multiplying 15 into 10 to the power minus 4 percentage. That is a very simply easy. Now you have to be calculate the value of, determine the molality of a chloroform. Molality, and for molality you have to be take a mass of solvent. So I am just taking mass of solvent to the same 10 to the power 6 gram. For that molality you have to be calculate the W2 into 1000 upon M2 into W1. So value of W2 is here 15 gram. Molar mass of chloroform, molar mass of chloroform, that is CHCl3 actually. Molar mass of chloroform is 12 plus 1 plus there is a 35.5 of mass of chlorine. So that will be, I think, 71 and plus 35.5. So what will be the value? 71 plus 35.5. So 70, 30, 100, 106.5, I think now. 106, I think. No? 116. Okay. 116, fine. I was correct. 106.5. Okay. So 106.5, that will be the mass of the 3 chlorine. Now just calculate this value. So 12 and 13, 6, I think that will be 19, 119.5, 119.5, and into W1, that will be 10 to the power 6 as usual. So just solve this value to get the value of molar mass of the molality of a solution of the 15 ppm by mass. So that will be the answer. Just take out the numerical section. Okay, solve your own. I'm explaining one more question here. What role does molecular interaction play in solution and alcohol? Okay, that is a hydrogen bonding question. You have to be solve your own. Next question 2.13, depend upon the based on the relative lowering of vapor pressure. So first try to solve all these questions, then in the next lecture we will attempt the remaining portion of the same exercise. Okay, so keep with me. Thank you.